तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज हम लोग साइंस का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि VVI MCQ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, वो लेकर आया हूँ। और ये पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका 1 शॉट भी मैंने करवाया है। पूरा चैप्टर रिविजन करवा दिया है 20-25 मिनट में। यदि आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोग मिल जाएगा, उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो JNV के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 शॉट होने वाला है। क्योंकि आप लोग का सेकंड चैप्टर का भी 1 शॉट लेकर आ चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो सब 1 शॉट आप लोग के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड वैसा आप लोग को समझा दिए कम टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए वरदान ही है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। एंड लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है जब हम लोग जो ये लोहा को जो है जिंक से लेपित करते हैं तब। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड जो कि AgCl है, उसका क्या रंग होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो AgCl का रंग जो है वाइट होता है, मतलब कि यहाँ हिंदी में हम लोग श्वेत उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। मैंने ऑलरेडी इस पर जो वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था, सेकंड चैप्टर का बनाया था, अम्ल क्षारक लवण, उसी में बताया था कि जब आप लोग का ये धातु है ना, जस्ता मतलब क्या है, जिंक है, जिंक क्या है, धातु है। एंड ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक एसिड है, मतलब कि अम्ल है। एंड मैंने बताया था कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बताइए। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो लवण क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। आप लोग जो है बैलेंस कर लीजिएगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो बोला जा रहा कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ पर गैस कौन सा बन रहा है, H2 गैस ना, यानी हाइड्रोजन गैस। तो H2 किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर आप लोग, दहन मतलब क्या होता है, आप लोग पता है ना, दहन क्या होता है, जलने पर हम लोग जो है प्रकाश देता है एंड ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, पेट्रोल का जलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो आप लोग पता होगा, साग सब्जी जब विघटित हो जाते हैं और जो कंपोस्ट बन जाता है तो उसमें क्या होता है, उष्मा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा जो है मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं ना। तो उष्माक्षेपी किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन जानना होगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। लेड नाइट्रेट यानी आप लोग का जो है PbNO3 का होल 2 हो गया, PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट हो गया। मैं बैलेंस नहीं करूंगा। और लेड नाइट्रेट को क्या करना है, गर्म करना। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को मैं गर्म कर दिया, मतलब कि हीट यहाँ पर कर दिए लेड नाइट्रेट को। एंड लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं ना, लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। जैसे यहाँ पर हीट कर दिए लेड नाइट्रेट को, मतलब कि यहाँ पर गर्म कर दिए, तो ये बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये बनता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या बनता है, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ बैलेंस नहीं किया, आप लोग बैलेंस जानते ही करना। तो ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं, O2 तो बनता है, O2 बनता है, NO2 भी बनता है और NO2 भी बनता है। यहाँ बोला NO2 और N2 तो नहीं बनता, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। NO2 और O2 ये ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि NO2 और O2 बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन इस तरह से सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं O2 भी तो बन रहा है, NO2 भी तो बन रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है NO2 और O2 दोनों, यहाँ पर दोनों इस तरह से लिखना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि यही ऑप्शन आप लोग डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि NO2 और O2 दोनों यहाँ पर बन रहा है इस रिएक्शन में, देख रहे हैं ना। तो ऑप्शन आप लोग का क्या है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Na2CO3.5H2 है, यहाँ पर Na2CO3.10H2 है, 7H2 है, 2H2O। तो आप लोग पढ़े होंगे Na2CO3.10H2, किसी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। किसका फॉर्मूला पढ़े हैं वो तो आप लोग कमेंट बताइए, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। आप लोग देख के नहीं बताना है, देख के नहीं बताना, वैसे हम ही बता देते हैं। ये आप लोग का धोवन सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, धोवन सोडा, धोने का सोडा जिसको बोला जाता है, इसी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो यही सही जवाब हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। और आप लोग जो है सेकंड चैप्टर देखे होंगे मेरा, तो उसमें सारा कुछ ट्रिक भी बताया था कि इस तरह से याद रखना है।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया मतलब आप लोग जानते हैं, अपघटन मतलब कि होता है वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को ही बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। एंड वियोजन अभिक्रिया में आप लोग जानते हैं कि एकल अभिकारक टूटकर क्या बनता है, एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। कुछ इस तरह से आप लोग फॉर्मेट रहेगा, एकल अभिकारक टूटकर जो है एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया, उसी को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से देखिए कौन सा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, यानी अपघटन अभिक्रिया। वो तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए एकल अभिकारक है एंड टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाया, तो यही ऑप्शन सही जो होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करता है और क्या बनता है, Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या हो रहा है, यहाँ Fe2O3 है और यहाँ पर क्या है Al2O3, और Fe यहाँ O3 के साथ था और यहाँ Fe अलग हो गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से। तो ये क्या हुआ, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि विस्थापन अभिक्रिया किसमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, लोह चूर्ण। लोह चूर्ण मतलब क्या, आप लोग का Fe हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, आयरन में बोला जा रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब धातु के साथ हम लोग ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, धातु और एसिड के, तब क्या बनता है बताइए, धातु और अम्ल का रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, आप लोग का लवण बनता है, जो कि यहाँ पर बनेगा FeCl2, एंड फिर क्या बनता है बताइए, FeCl2 और आप लोग का H2 गैस बनता है। तो बताइए किसमें है ये चीज़, किसमें दिया हुआ, क्लोरीन गैस एम आयरन क्लोराइड बनता है, ये सॉरी हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। ये मैंने सेकेंड ऑप्शन वाला चुन लिया था, देख लिया था। तो हाइड्रोजन गैस एम आयरन क्लोराइड बनेगा, देख सकते हैं ना, आयरन क्लोराइड यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर, मतलब कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला जा रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले समझना होगा कि श्वसन होता क्या है एंड श्वसन के किस तरह से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं कि आखिर ये किस तरह का रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले देखिए श्वसन क्या होता है। हम लोग सांस तो लेते हैं, सबको पता है, सांस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन बोलते हैं, कि जब हम लोग सांस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक अभिक्रिया होता है, इसलिए हम बोला जा रहा है श्वसन एक अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया वो पूछा जा रहा है, तो किस तरह से अभिक्रिया करता है कि श्वसन हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं सांस के द्वारा, वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा जो हम लोग खाते हैं खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ही जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग छोड़ते हैं बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फिर बनाता है जल H2O, वो तो हमारा शरीर में ही रह जाता है H2O, और क्या बनाता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा भी हम लोग को देता है, और ये ऊर्जा क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है और हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। ये ऊर्जा के द्वारा ही, एनर्जी के द्वारा ही हम लोग कुछ भी काम को कर सकते हैं। तो समझिए किस तरह से श्वसन हम लोग का अभिक्रिया है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कर देते हैं कि जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज हो गया, एंड जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, तो मैं यहाँ बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 6O2 होता है, ठीक है, तो बैलेंस कर ही दे रहा है। यहाँ CO2 बनता है 6CO2, और क्या बनता है 6H2O, एंड हम लोग का ऊर्जा देता है प्लस ऊर्जा। तो यही ऊर्जा हम लोग क्या होता है कि काम करने के लिए हम लोग को शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि ये किस तरह का अभिक्रिया हुआ, देखिए यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, और ऊर्जा उत्पन्न होता है तो क्या उसको बोलते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बताइए किसी भी ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी है नहीं है, लेकिन ऊष्माक्षेपी रहता तो हम लोग ऊष्माक्षेपी भी टिक लगा सकते थे, लेकिन उपचयन जरूर है। उपचयन क्यों है, क्योंकि हम बताए हैं, क्या बताएं कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ये ऑक्सीकृत कर देता है, तो इसलिए ये उपचयन हो गया। ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो ये याद रखना, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए ये हो गया हम लोग को ऊष्माक्षेपी। एंड श्वसन उपचयन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब कि उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। चलिए आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है और H2 का रिएक्शन करवाया तो कॉपर प्लस H2 बनाइए, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बताइए। कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर और यहाँ पे कॉपर बच गया, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा। अपचयित हो रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपचयित हो रहा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है एंड H2 से यहाँ H2O बन रहा है, ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन एंड अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। उपचयित हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। जब भी दोनों होता है तो उसको क्या बोला जाता है, जैसे ऑक्सीडेशन, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ये होता है ऑक्सीडेशन एंड ये होता है रिडक्शन। ये दोनों के मिलने से ही क्या हुआ, देखिए ये RED यहाँ से ले लिए RED और यहाँ से OX ले लिए, ठीक है OX, तो इसी को बोला जाता है रेडॉक्स, इसी से बन गया रेडॉक्स। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया बताए, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ये उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया इसमें हो रहा। तो रेडॉक्स किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये संयोजी तो नहीं हो सकता है, कार्बनिक भी नहीं हो सकता है, विद्युत संयोजी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसफर, जैसे हमारा NaCl बनता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर के द्वारा ही बनता है, ठीक है। इसमें आयन के द्वारा ही बनता है, जो कि हमारा ये विद्युत संयोजी आप लोग का यौगिक कहलाता है, ठीक है। विद्युत संयोजी यौगिक ये कहलाएगा। सहसंयोजी यौगिक किसको बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो कि बनाता है, जो कि हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि कार्बन है क्या बनाता है, आप लोग का जो है आप लोग का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, ये कार्बन क्या करता है, हमारा ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा ही हमारा जो कार्बन है वो अपना बॉन्ड बनाता है, तो उसको बोला जाता है सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, ये विद्युत संयोजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें कौन सा हो रहा है सही, वो हम लोग बताना है। क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो बताइए। कॉपर का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो वो जानते हैं ना, ऑक्सीकरण अवकरण आप लोग जानते हैं ना, जो कि उपचयन अपचयन के नाम से जाना जाता है। उपचयन अपचयन आप लोग जानते ही होंगे, मैंने ऑलरेडी वन शॉट में बताया है, तो दोबारा तो मैं बताऊंगा नहीं। उपचयन में जनरली ये होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसी को उपचयन बोलता है, और अपचयन क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन उससे रिमूव होता है, हट जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के टर्म में जस्ट उसके ऑपोजिट होता है। वो सारा कुछ मैंने वन शॉट वीडियो पे बताया, तो आप लोग देखिए उसको वन शॉट में, मज़ा आ जाएगा। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो गलत है। कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, निम्नलिखित समीकरण H2 और Cl2 जो है रिएक्ट करके 2HCl बना रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन तो नहीं है। अपघटन मैंने बताया था कुछ देर पहले कि क्या होता है, एकल अभिकारक जो टूटकर बनता है एक से अधिक उत्पाद, ठीक है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, मतलब कि ये संयोजन अभिक्रिया, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया हो। और द्विविस्थापन मैंने ऑलरेडी बताया था, द्विविस्थापन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है। द्विविस्थापन में अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों के आदान प्रदान के द्वारा जो है इसमें आयनों के आदान प्रदान के द्वारा इसमें जो है उत्पाद का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान किस में हो रहा है, ऑप्शन सी में हो रहा है। देखिए ऑप्शन सी में हो रहा है ना, यहाँ Ag प्लस है, NO3 माइनस है, यहाँ पर Na प्लस है एंड Cl माइनस है। देखिए आयन का आदान प्रदान हो गया। ये जो NO3 माइनस है वो Ag प्लस के साथ था, लेकिन और Cl माइनस जो था वो Na प्लस के साथ था, लेकिन देखिए Ag प्लस के साथ अब Cl माइनस आ गया। देखिए Ag प्लस के साथ अब Cl माइनस आ गया, एंड जो Na प्लस के साथ है वो NO3 माइनस आ गया। Na प्लस के साथ NO3 माइनस आ गया, मतलब कि आयन का आदान प्रदान हो गया ना। इसका आयन उसके पास चला गया, इसका आयन उसके पास चला गया, मतलब इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन, दो बार विस्थापित हो रहा। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब हट जाना एक तरह का, ठीक है, मतलब डिस्प्लेस हो जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयन का आदान प्रदान हो गया, ये बोला तुम मेरा आयन लो और मैं तुम्हारा आयन लेता हूँ, यही क्या गया। देखिए Ag बोला कि Ag बोला Na प्लस से, Ag प्लस बोला Na प्लस से कि तुम मेरा जो है ऋण आयन है वो दे दो और मेरा वाला तुम ले लो, तो वही हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर जो हुआ उसके द्वारा हमारा
ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ये विस्थापन सिर्फ बोल रहा, द्विविस्थापन का यहाँ नहीं पूछ रहा, विस्थापन बोल रहा। तो विस्थापन क्या होता है? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव यानी कि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देता है, उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग पढ़ा है इतना सक्रियता श्रेणी, उसमें ट्रिक भी बताए थे, अपना नाम से ट्रिक बनाए थे, कृष्णा को मांगो वाले जाने में पैसा भी क्यों क्या दिया जाएगी, इस तरह से बनाए थे। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो ऊपर में रहता है ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया, ठीक है, कृष्णा को मांगो आलू, इस तरह से आप लोग बताए थे। तो जो ऊपर में रहता है वो नीचे वाले एलिमेंट को उसके आप लोग का यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके कंपाउंड से उसको विस्थापित कर देता है। तो ये हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो बताइए कौन सा होगा विस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी भी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको क्या किया? विस्थापित कर दिया। देखिए कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दिया, यही तो हुआ विस्थापन अभिक्रिया, और खुद वो यौगिक बना दिया कॉपर, ये आयरन सल्फेट। तो समझ के विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है। तो ये आयरन यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं बोलना चाहिए, कॉपर से रिएक्टिव है, कॉपर से रिएक्टिव आयरन, इसलिए उसके विलयन से इसको जो है विस्थापित कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इतना समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके, और एक बार समझ आ जाने के बाद आप लोग को वो हमेशा के लिए याद रह सके, इसलिए मैं इस तरह से ज़्यादा गौर करवा रहा। अदरवाइज आप लोग जो है 10th तो पास किए हुए, आप लोग ये सारा कुछ पढ़े हुए, लेकिन हो सकता है आप लोग बहुत कोई भूल गए होंगे। तो वो याददाश्त आप लोग को ला रहा हूँ, मेमोरी आप लोग को तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है याद रह सकें कि विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, अपघटन क्या होता है। अब आते हैं अवक्षेपण का बात क्या गया है। तब अवक्षेपण क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ना है। तो अवक्षेपण में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, मतलब वहाँ एक आप लोग क्रियाकलाप दिया हुआ था जिसमें बोला गया था कि आप लोग जो है बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 मतलब कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया गया था, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के द्वारा ये रिएक्शन हुआ था और बना था BaSO4, ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड हमारा बना था NaCl, ठीक है, साधारण नमक जिसको बोला जाता है NaCl। तो इसमें क्या हुआ था कि एक अवक्षेप का निर्माण हुआ था, और अवक्षेप कौन था पता है? BaSO4। हो सकता है फ्यूचर में आप लोग इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह का रिएक्शन दे देगा और बोलेगा इसमें बताइए अवक्षेप क्या है, अवक्षेप कौन सा है। तो ये जो है BaSO4 है ना, यही अवक्षेप है। और अवक्षेप क्या होता है पता है? अवक्षेप जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिसिपिटेट, एंड ये जो है वो वाटर में घुलनशील नहीं होता, मतलब कि जल के साथ ये घुलेगा नहीं, तो इसी को बोला जाता है अवक्षेप, जो कि जल में घुलनशील नहीं होता, और ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है BaSO4, जो कि जल में अविलेय होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रिसिपिटेट। देखते हैं आप लोग पानी गर्म करते हैं, कभी मैं बता रहा हूँ, पानी गर्म जब करते हैं H2O को, उसमें भी प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है। आप लोग देखते हैं व्हाइट कलर का कुछ दिखने लगता है, जो कि जल में विलय नहीं होता, जल में अविलय रहता है, वो जल में घुलता नहीं है। तो उसी तरह का ये भी है BaSO4, ये भी जल में घुलता नहीं है, ये भी प्रिसिपिटेट बनाता है, मतलब कि ये अवक्षेप होता है, इस तरह से इसको अवक्षेप बोला जाता है। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है, उसी को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बताइए यहाँ बोला जा रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो वो अविलेय लवण प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने बताया अवक्षेप बनता है, और अवक्षेप क्या होता है? वो अविलेय होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना उदाहरण नहीं है, बहुत कोई देख लेते हैं कि उदाहरण है, एंड जो उदाहरण है उसको टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं को गौर करना है। यहाँ बोल रहा है उदाहरण नहीं है अपघटन अभिक्रिया का। तो देखिए ये तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब कि ये इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं ना एकल अभिकारक टूटकर, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एरो का साइन होगा, ठीक है। एकल अभिकारक टूटकर क्या हो रहा है? एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, मतलब कि ये तो हमारा अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर बोला अपघटन अभिक्रिया नहीं होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब कि ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर भी यहाँ नहीं, ये देखिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, मतलब कि ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। वियोजन मतलब कि विघटन, ठीक है ना, ये सॉरी अपघटन। तो मतलब कि ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वही हमसे पूछा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन आप लोग का जो है NCERT करवा देता हूँ, 20 क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक क्वेश्चन NCERT का करवा देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो चलिए देख सकते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें भी आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले देखना असत्य, सत्य के बारे में नहीं बोला गया है। सब लोग तो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते ऊपर में और फिर गलत टिक मार के आ जाते हैं। तो ये असत्य का आप लोग पूछ रहा है। मैंने भी गलती किया जो कि बहुत मतलब कि ऐसा एग्ज़ाम में गलती किया है जो कि वहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए था। जेई में गलती मैंने कर दिया था वहाँ पर, जो कि उसमें टाइम भी लगा था अच्छा खासा, और वहाँ पर बोला जा रहा था इनकरेक्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना था। एंड वो जो था ना, मैं बता देता हूँ, वो इस तरह ऑप्शन वाला क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। उसमें टिक लगाना था कितना इनकरेक्ट ऑप्शन है वो टिक लगाना था, ठीक है। उसमें आप लोग न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन था, और जो कि मैंने देखा नहीं था कि ये इनकरेक्ट का सवाल है, और मैंने बहुत सारा सॉल्व किया। 4 ऑप्शन था, चारों को पहले 4 ऑप्शन नहीं था, 4 कथन था, जिस तरह से यहाँ पे कथन दिया गया है ना उस तरह से था। एंड चारों को सॉल्व किया। उसके बाद जो सत्य है वो मैंने दिखा कि 3 सत्य है और 1 असत्य था। तो जो सत्य था मतलब जो करेक्ट था वो मैंने लगा दिया कि 3 आंसर कर दिया, लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन, तो उसमें गलती हो गया था। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देने वाला बात ये है कि आप लोग पढ़ लेना कि असत्य का बात किया जा रहा है कि सत्य का। तो इसमें तो असत्य का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है ये हमसे पूछा जा रहा है और ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित तो नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे अपचयित कौन हो रहा है बताइए। अपचयन उपचयन दोनों को मैं बता देता हूँ एक बार। अपचयन वो होता है जिससे ऑक्सीजन हटता है, उसी पदार्थ को बोला जाता है, उसी यौगिक को बोला जाता है या उसी तत्व को बोला जाता है हमारा कि वो अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ शीशा अपचयित हो रहा है, ये अपचयित तो ये हो रहा है ना, PbO लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। लेड ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बना रहा है, लेड बना रहा है। तो लेड ऑक्साइड इसमें अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित नहीं हो रहा। तो बोला कथन असत्य होना चाहिए, तो ये तो कथन असत्य है, ये तो सत्य नहीं है ना, ये सही तो नहीं बता रही है, गलत बता रहा है। मतलब इसके अनुसार ये ऑप्शन तो सही होगा, ठीक है। अब बोला है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित थोड़ी हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है ना। कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, कार्बन के साथ ना। जिसके साथ जुड़ेगा वही हमारा उपचयन होता है, वही उपचयित होता है, और जिससे अलग होगा वो अपचयित होता है। अलग किससे हो रहा है बताइए, PbO से ना, मतलब लेड ऑक्साइड से अलग हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये उपचयित हो रहा है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है मतलब ये तो सही बोला जा रहा है, कार्बन ही उपचयित हो रहा है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये तो गलत होगा, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही बताया जा रहा है, ये कथन सत्य है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है असत्य वाला कथन को टिक लगाना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मतलब कि हमारा A और B सही होना चाहिए। A और B किस में बताइए, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा वो मुझे कमेंट बता सकते हैं। एंड इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ पहुँच सके और सब कोई लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और JNB का पूरा तैयारी इस चैनल के थ्रू आप लोग करवाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।